दोस्तों, एक लड़का अपनी दुनिया में मस्त था, व्यस्त था। तभी अचानक उसको अपनी 11 साल पुरानी पत्नी की याद आने लगती है। उस गांव की याद सताने लगती है। वो कच्चे रास्ते, वो पोखरा, वो बगीचे, जहां पर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पहले कुछ बेहतरीन लम्हे गुजारे थे। वह इतना बेचैन हो जाता है। सुबह उठता है, मोटरसाइकिल लेता है और पहुंच जाता है अपने घर से 70 किलोमीटर दूर पुरानी ससुराल में। जब वो वहां जाता है, उन जगहों को देखकर खुश हो जाता है और साथ में उदास भी हो जाता है। जब वो अपनी पत्नी के बारे में जानकारी करता है और जो सच्चाई सामने आती है, उसको सुनकर वो रोने लगता है। दोस्तों, यह दो सच्चे प्यार करने वालों की एक दर्द भरी कहानी है। आइए देखते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बरकत बलियाना। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुपर क्राइम तक। इस चैनल पर हम रोज रात 8 बजे आते हैं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के गोपालगंज जिले की। वहाँ पर उस लड़के का नाम होता है सुरेश। सुरेश और राधिका की 10-11 साल पहले शादी हो जाती है। राधिका एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है और उसकी कम उम्र में शादी हो जाती है। सुरेश और राधिका बहुत प्यार भरा जीवन गुजार रहे थे। जिंदगी के वो बेहतरीन पल उनके जीवन का गुजर रहा था। तभी अचानक से सुरेश का परिवार उन दोनों की जिंदगी में जहर डालने का कोशिश करता है और कहीं हद तक वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि सुरेश बहुत होनहार और कमाऊ लड़का था। वो पैसा कमाता था और कमा कमा कर परिवार को देता था। और जब उसकी शादी राधिका से होती है तो राधिका ज़्यादातर समय अपने मायके में ही बिताया करती थी, क्योंकि उसके अलावा राधिका के माँ बाप का कोई और नहीं था। वो 2 बहनें थी। बड़ी बहन की शादी पहले ही हो चुकी थी और वो अपने पति के साथ गुजरात में रहती थी। इसलिए उन बूढ़े माँ बापों की जिम्मेदारी राधिका के कंधों पर ही थी। इसलिए राधिका ज़्यादातर समय अपने मायके में ही अपने बूढ़े माँ बापों के पास ही बिताती थी। दोस्तों, सुरेश एक सेटरिंग का फोरमैन था और वो मुंबई में रहकर काम करता था और वहीं पे पैसा कमाता था। सुरेश जब भी घर मिलने के लिए आता था तो वो सीधा अपनी ससुराल में राधिका के पास ही चला जाता था और वहीं रहता था। वो राधिका के लिए कुछ पैसा भी दे दिया करता था। तो उसके घर वालों ने, उसके 4 भाई होते हैं और उनकी पत्नियां होती हैं, उन सब ने सोचा एक दिन ऐसा ना हो कि सुरेश पूरा पैसा अपनी पत्नी राधिका को ही देने लगे और हमारे हाथ कुछ ना लगे। तो इसलिए अब की बार जब सुरेश मुंबई जाता है तो उसके घर वाले सुरेश के कान भरने लगते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी पत्नी का चाल चलन अच्छा नहीं है। वो मायके में रहती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों, सुरेश के घर वाले उसके कानों में इतना जहर घोल देते हैं। एक पति पत्नी हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब ना तो सुरेश राधिका से फोन पर बात करता है, न राधिका से मिलने जाता है और न ही राधिका की कोई खैर खुशी लेता है। अब सुरेश अपने घर वालों में, भाई भाभीयों में मिलजुल कर रहने लगता है और जो भी मुंबई में कमाता है सब अपने भाइयों को देता है और अपने ससुराल में मिलने के लिए भी नहीं जाता है। और लगातार वो सुरेश पैसा कमाता है और अपने भाई बंधुओं में देता रहता है। साल में मुश्किल से 10 या 15 दिन के लिए घर आता था और मुंबई में ही रहता था। सेटरिंग का फोरमैन था, मुंबई में रहता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था। लेकिन दोस्तों, एक दिन मुंबई में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसका एक पैर टूट जाता है।
अपना इलाज कराता है, मुंबई में ही इलाज कराता है और पैर में प्लास्टर लगवाता है। अब वो सोचता है कि यहाँ रहकर अब मैं कुछ काम तो नहीं कर सकता, अब मैं अपने घर चल देता हूँ, वहाँ पे मेरे भाई बंधु हैं, मेरे अपने हैं, वहाँ पे रहकर कुछ दिन आराम कर लूँगा और पैर ठीक होने के बाद फिर मुंबई लौटकर आऊँगा। अब दोस्तों सुरेश अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद उसको ठीक होने में लगभग 6 महीना लग जाते हैं। 6 महीने में वो क्या पाता है, सब घर वाले उससे परेशान हो जाते हैं और उसको जो ऊपर ऊपर का प्यार देते थे वो सब प्यार खत्म हो जाता है और घर वालों को वो बुरा लगने लगता है। अब सभी घर वाले उससे बोलते हैं घर का खर्च नहीं चल पा रहा है और आप अब ठीक हो गए हैं, अब आप मुंबई निकल जाओ और वहाँ पैसा कमाने लगो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, अब तो तुम्हारा पैर भी एकदम ठीक हो चुका है। घर वालों की यह सब बातें सुनकर अब सुरेश को होश आता है और वो सोचने लगता है, मैं तो क्या सोचा था कि इस बहाने 2-4 महीने घर पर रह लूँगा, रिश्तेदारों से मिलूँगा, अपनों के बीच रहूँगा, कुछ मन बहलता रहेगा, लेकिन इन लोगों को तो मेरे पैसों से प्यार था, मुझसे कहाँ प्यार है। जब तक मैं अच्छा खासा पैसा कमाकर देता रहा तब तक तो ये लोग मुझे प्यार देते थे और अब जो मैं कमा नहीं रहा हूँ तो मुझे एक एक चीज़ के लिए तरसा दिया है। ये सब सोचने के बाद सुरेश अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करता है और उनको अपने घर पे बुला लेता है। बुलाने के बाद वो सीधा बोल देता है, मैं अब अपने भाइयों के साथ में नहीं रह सकता और मुझे अब इनसे अलग रहना है। रिश्तेदार आकर के उनकी जो पैतृक संपत्ति थी उसका बंटवारा कर देते हैं और सुरेश को अलग कर देते हैं। अब सुरेश अपने एक प्लॉट में एक मकान बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो कमाता था और उसके पास 4-6 लाख रुपए भी थे। जैसे ही सुरेश अपना मकान बनवा रहा था तो घर वालों ने उसके लिए काफ़ी विरोध किया। उनके अलावा अड़ोस पड़ोस वालों ने भी ताने मारने शुरू किए, आपके ना कोई आगे है ना पीछे है, आप किसके लिए मकान बनवा रहे हो। ये सब सुनकर सुरेश बहुत दुखी हो जाता है। अचानक उसको अपनी पुरानी जो उसकी पत्नी थी उसकी याद आने लगती है। दोस्तों वो अगले ही दिन मोटरसाइकिल उठाता है और निकल पड़ता है अपनी ससुराल की तरफ, जो उसके गांव से 70 किलोमीटर दूर थी, और पहुंच जाता है उस गांव में जिस गांव में सुरेश की ससुराल थी। वहां पर एक पुराने ज़माने में चाय की दुकान हुआ करती थी, जिस दुकान पर बैठकर सुरेश चाय पिया करता था। वो दुकान अब बंद हो चुकी थी और नई दुकानें वहाँ खुल चुकी थी। वो चाय पी रहा था और उन जगहों को निहार रहा था जहाँ पर राधिका उसको विदा करने के लिए आया करती थी। वो मुंबई से आता था 2 दिन रुकने के लिए और राधिका उसको 20 दिन रोक लिया करती थी, और जब राधिका विदा करती थी तो वो इसी चाय की दुकान तक आती थी और यहाँ से विदा करके वापस अपने घर चली जाया करती थी। दोस्तों वो ये सब जगहों को निहार रहा था। इसके बाद में वो सोचता है चलो अब चलते हैं राधिका के घर पर। वो चाय पी लेता है और चाय पीकर उठता है, फिर अपने मुंह के मास्क लगाता है और हेलमेट पहनता है और बैठ जाता है मोटरसाइकिल पर। उसके ससुर का घर बीच गांव में था और वो पहुंच जाता है अपने ससुर के घर के सामने। उसके सास ससुर दोनों जीवित थे। उसका ससुर चारपाई पर बैठा था और उसकी सास साइड में बैठी थी और सरसों की फसल मसल रही थी। वो वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है
और देखने लगता है। जब उसकी सास उसको देखती है तो वो पहचान नहीं पाती है और उनसे बोलती है, आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है? तो वो बोलता है, मैं किसी के घर जा रहा हूँ और देख रहा हूँ थोड़ा रास्ता भटक गया हूँ। वो सोच रहा था कि कहीं राधिका दिख जाए और मैं उसको देख सकूं, लेकिन वहाँ राधिका नहीं दिखाई दे रही थी। ये सब सोचते हुए वो वहाँ से चल देता है और वापस आ जाता है उस चाय की दुकान पर। वहाँ से वो ये सब देखकर जब उसको राधिका नहीं मिलती है, मायूस होकर निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। वो 2-3 किलोमीटर जाता है। जाने के बाद पीछे मुड़ के देखता है और उसके मन में ख्यालात आते हैं जैसे मानो उसको कोई आवाज़ खींच रही हो, आवाज़ दे रही हो, कोई उसको बुला रही हो। वो थोड़ी देर रुक जाता है। रुकने के बाद फिर उसके मन में आता है, एक बार वो पोखरा पे चलते हैं, वहाँ पे बगीचा है जहाँ पे मैं आया करता था, घूमा करता था और पूरा गांव लूओं से बचने के लिए उस बगीचे में बैठता था। वो पल उसके याद आ रहे थे तो वहाँ से वापस हो जाता है और सीधा निकल पड़ता है पोखरा की तरफ। वो कच्चा रास्ता अब खड़ंजा में तब्दील हो चुका था। वो उस सड़क के द्वारा उस पोखरा पे पहुँचता है जहाँ पे काफ़ी सारी बकरियां चर रही होती है और एक लड़की उन बकरियों को चरा रही होती है। उस लड़की के गोद में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा होता है और वो लड़की उस बच्चे को दुला रही होती है। जैसे ही सुरेश की नज़र उस पर पड़ती है, सुरेश अपनी बाइक उसकी तरफ घुमा देता है और पहुंच जाता है उस लड़की के पास। वो देखता है और देखकर हैरान रह जाता है। वो लड़की उसकी पहली पत्नी राधिका ही होती है और राधिका सुरेश को पहचान नहीं पाती है। सुरेश राधिका को तुरंत पहचान जाता है। वह राधिका को देखता है, उसके मांग में सिंदूर है, ना तो कोई गहना है ना श्रृंगार है, फिर भी वही खूबसूरती, वही मासूमियत, वही सादगी, सब कुछ झलक रही थी। सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है तो राधिका सोचती है होगा कोई आया होगा कहीं से। वो फिर से अपने बकरी के बच्चे को दुलारने लगती है, प्यार करने लगती है। दोस्तों, अब सुरेश की खुशी का ठिकाना नहीं था और सुरेश बोलता है, ये बकरियां किसकी हैं? राधिका बोलती है मेरी हैं। फिर बोलता है मुझे एक बकरी चाहिए। राधिका मना कर देती है, छोटी छोटी हैं, तैयार नहीं हुई हैं, बिक्री के लायक नहीं है। तो सुरेश बोलता है मुझे छोटी ही चाहिए, मुझे पालने के लिए चाहिए थी। तो दोस्तों, बातों ही बातों में राधिका सुरेश की आवाज़ पहचान जाती है और उसका दिल धड़कने लगता है। वह लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और सुरेश से बोलती है आप अपना हेलमेट उतारो। सुरेश बोलता है मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, मैं तो बकरी खरीदने के लिए आया था। वह खड़ी हो जाती है और बोलती है प्लीज़ अपना हेलमेट उतारो। फिर सुरेश बाइक खड़ी कर देता है और बाइक से नीचे उतर जाता है। वह अपना हेलमेट उतारता है। जैसे ही वह मास्क अपने मुंह से अलग करता है तो राधिका उसको देखकर रोने लगती है और गले में लिपट जाती है। राधिका को रोता हुआ देख सुरेश भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। राधिका रोते हुए बोल रही थी इतने दिन से आप कहाँ थे और यहाँ आप कैसे आ गए? मैं तो आपका रास्ता निहार रही थी, आपका इंतजार कर रही थी और जिंदगी भर आपके इंतजार में ही बैठी रहकर यहाँ वक्त गुजार रही थी। सुरेश बोलता है मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हें लिवाने के लिए आया हूँ।
राधिका बोलती है, झूठ मत बोलो, मैं कुछ कर लूंगी, मेरी जान निकल जाएगी, आप सच सच बताओ, आप कैसे यहाँ आए हो। सुरेश बोलता है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुमको लिवाने के लिए ही आया हूँ। दोस्तों, राधिका एक बार फिर उससे अलग होती है और उसका चेहरा निहारती है, उसको देखती है और एक बार फिर उसके गले के लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। यह सब वाकया दूर खड़ी हुई दो औरतें देख रही थी और वो इनकी तरफ चल लेती हैं। सुरेश बोलता है राधिका से, चुप हो जाओ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। राधिका चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो एक तरह से पागल सी हो चुकी थी। इतने में वो दो औरतें उनके पास आ जाती हैं, जिनमें से एक राधिका की चाची होती है और वो आते ही सुरेश को पहचान लेती हैं और वो बोलती है, सुरेश भैया, आप यहाँ कैसे आ गए, आप कौन सा रास्ता भटक गए। आपके लिए राधिका आज भी मांग में सिंदूर लगाती है और अपने पति को निहारती है और आज भी आपके इंतजार में बैठी है। हमने इसे काफ़ी कोशिशें की थी शादी के लिए, उसने साफ मना कर दिया, मेरा पति मरा नहीं है, जिंदा है, उसी के लिए मांग में सिंदूर भरूंगी और मैं शादी नहीं करूंगी। राधिका की चाची ये सब सुरेश को बता ही रही थी। राधिका स्कूल में रसोइया का काम करती है, 2000 रुपये वहाँ से मिल जाते हैं और बकरियाँ चराती हैं, बकरियाँ पाल रखी हैं, कुछ पैसे इनसे मिल जाते हैं। बूढ़े माई बाप हैं, उनकी दवाई का खर्च चलाकर अपना गुजारा कर रही है और आप ही के इंतजार में पल पल याद में खोई रहती है। चाची बोलते जा रही थी, सुरेश सुनते जा रहा था। चाची बोल रही थी कि भैया आपका तो क्या पूछना, आप तो बाल बच्चे वाले हो गए होंगे और राधिका जो आज तक आप ही के प्यार में पागल हुई बैठी है। फिर सुरेश बोलता है, चाची ऐसा नहीं है, मैंने अभी तक शादी नहीं की है और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं राधिका से ही मिलने के लिए आया हूँ, ये समझो कि मैं उसको लिवाने के लिए आया हूँ। फिर चाची बोलती है, जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, जरूर आपके साथ जाएगी। फिर वो लोग वहाँ बैठ जाते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। राधिका सुरेश को देखे जा रही थी, निहारते जा रही थी और जैसे ही वो लोग बैठ जाते हैं तो राधिका पुराना जो उनके घर वालों ने दोनों पति पत्नियों को एक दूसरे से दूर कर दिया था, वो रोना रो रही थी। लेकिन चाची ने सब कुछ मना कर दिया और बोला, अब तुम सब पे पानी फेर दो और दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू कर दो। फिर राधिका बोलती है, मेरी आत्मा इनसे मिलने के लिए तड़प रही थी, तरस रही थी, मैं इनसे मिल ली, मुझे संतुष्टि मिल गई। अब इन अंतिम दिनों में मैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुरेश बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को छुड़वाने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा घर बन रहा है, महीने 2 महीने में घर बन जाएगा और मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माता पिता को भी बाइज्जत साथ में लेकर चलूँगा और दोनों अपने घर पर रखेंगे। मैं भी अपने घर वालों से बिल्कुल अलग हो चुका हूँ और मेरा अलग मकान बन रहा है। जो घर वालों ने मेरे और आपके बीच में जहर घोला था, वो सब मैं समझ चुका हूँ और इसमें तुम्हारी कोई भी कमी नज़र नहीं आती है। यह सब बातचीत होने के बाद राधिका की चाची उन सबको घर लेकर जाती है और घर जाने के बाद सुरेश अपने सास ससुर से मिलता है। उसके बाद में अपना पूरा हकीकत सुनाता है और बोलता है, मेरा घर बन रहा है। ये सब बातचीत होने के बाद राधिका की चाची उन सबको घर ले जाती है और सुरेश
पहुंच जाता है राधिका के घर पर। वह अपने सास ससुर से मिलता है और अपनी पूरी बात सुनाता है। मैं अपने घर वालों से अलग हो चुका हूँ, मेरा मकान बन रहा है और 1-1.5 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, फिर मैं तुम सबको अपने साथ लेकर चलूँगा। वो 5-6 दिन सुरेश राधिका के पास रुकता है। इसके बाद में सुरेश अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपना घर बनवाता है। घर बनवाने के बाद एक बार फिर सुरेश आता है और राधिका को और राधिका के माता पिता को बड़ी शान के साथ, सम्मान के साथ अपने घर ले जाता है। ले जाने के बाद उन दोनों पति पत्नियों की जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आ गई थी और बहुत ही इज्जत के साथ, प्यार के साथ वो अपना दिन गुजारने शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये सब देखकर गांव वाले, घर वाले दंग रह जाते हैं और एक बार फिर पहुंच जाते हैं सुरेश के घर उसकी जिंदगी में जहर घोलने और बोलते हैं, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये 10-12 साल कहाँ रही, किससे मिली, क्या किया, कौन जाने। आपको शादी करनी ही थी, इसको लाना ही था तो हम आपके लिए दूसरी नई शादी करवा देते, इसको लाने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन दोस्तों, यह भी सच था कि सुरेश की शादी के लिए रिश्ते वाले जब आते थे तो यही लोग उन रिश्तों वालों को भड़का दिया करते थे, जुआरी है, शराबी है, एक छोड़कर भाग गई, तुम अपनी बेटी को इस दलदल में क्यों फंसाना चाहते हो। इसलिए दोस्तों, कहानी का सारांश ये है कि दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें, अपनी ज़िंदगी का निर्णय खुद लें। मेरा मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। मेरा मतलब आप लोगों को सचेत करना, जागरूक करना मेरा उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।